तैयारियां जिस लिए चल रही हैं और जिस वजह से चल रही हैं, इसमें जो ये बैठक हो रही है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? हम अपने मेहमानों की ओर रुख करते हुए सबसे पहले निरंजन पौदार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। निरंजन जी, कई राज तिलक आपने देखे हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री की पद शपथ ग्रहण लेते हुए आपने देखा होगा। दिल्ली का ये शपथ ग्रहण क्या कह रहा है, जिसमें सीएम का चेहरा अभी तक साफ नहीं? देखिए, निश्चित रूप से इस बार जो शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री, या यूं कहें कि सरकार का शपथ ग्रहण समारोह अब इसको कहिए, क्योंकि जिस तरीके से आज प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है और उसके अंदर जो निमंत्रण कार्ड आए हुए हैं, निमंत्रण कार्ड के अंदर उसके अंदर स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि पूरा का पूरा कैबिनेट कल जो है शपथ लेगा एक साथ, यानी कि पूरी सरकार शपथ लेगी। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए विशेष है क्योंकि आपने देखा होगा कि 1993 के बाद में पहली बार भारतीय जनता पार्टी दोबारा से दिल्ली में कहीं ना कहीं सत्ता की शीर्ष तक पहुंचने में कामयाब हुई है। वरना पिछले लगभग 27 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष करती आ रही है। पहले 15 वर्ष शीला दीक्षित जी ने भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया, और उसके बाद में 49 दिन की सरकार, और उसके बाद में लगातार 10 वर्ष तक अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, जो बिल्कुल नई पार्टी बनी थी और जिसका कोई संगठन नहीं था, जिसका कोई आधार नहीं था, जिसका कोई प्रचार नहीं था, उस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं परास्त किया। और परास्त भी ऐसा, पिछले दो अगर हम योजनाओं की बात करें, 15 से 20 और 20 से 15 से 20 और 20 से 25 के, तो आप ये देखेंगे कि लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री जिसको कहते हैं, यानी कि एक हिसाब से एक तरफा माहौल, यानी कि 15 से 20 के बीच में जो कार्यकाल था उसमें भारतीय जनता पार्टी केवल 3 सीटों के ऊपर अपनी इज्जत बचा पाई, यानी कि जीत पाई। और 2020 से 2025 के बीच में जो विधानसभा का जो सत्र जो कार्यकाल था, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी केवल 8 सीटें जीत पाई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी, और विशेषकर आप ये देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक संस्कृति उत्पन्न हुई है, उसके अंदर आपने देखा होगा, चाहे हम बात करें छत्तीसगढ़ की, बात करें मध्य प्रदेश की, बात करें राजस्थान की, हरियाणा की, या तमाम प्रदेशों की, तो भारतीय जनता पार्टी आखिरी वक्त तक किसी का कोई नाम उजागर नहीं करती है। जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है, उसके बाद में अपने विधायकों में से अंतिम पंक्ति का व्यक्ति को निकाल करके ये मुख्यमंत्री बनाने की इनकी जो एक चौंकाने वाली परंपरा रही है, कहीं ना कहीं दिल्ली की जो मुख्यमंत्री की जो रेस है, इसके अंदर भी जिस तरीके से नामों के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक साथ में इस चीज की भी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि इनमें से इन सबको दरकिनार करके और कोई ऐसा नाम निकाल करके लाए जो सबको चौंका दे, और वो कहीं ना कहीं मीडिया में या चर्चाओं के अंदर वो नाम ही ना हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक संस्कृति बन गई। और जिस तरीके से हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो कहीं ना कहीं इस बात को इतना सीक्रेट और इतना प्राइवेट रखने में माहिर है। इतना सीक्रेट क्यों रखा जा रहा है, सस्पेंस क्यों रखा जा रहा है? हम खुद ही भारत गौड़ प्रवक्ता निरंजन पौदार जी, अभी जैसा हम लगातार बात कर रहे हैं कि दिल्ली को इस बैठक में ही साफ होगा कि जो शाम को होनी है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या ऐसा संभव है कि दिल्ली को मुख्यमंत्री के साथ डेप्यूटी सीएम भी मिल सकता है? जी, निश्चित रूप से देखिए, जबकि आज तक दिल्ली में ऐसा कहीं नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है, तो क्या बीजेपी ये करने जा रही है? नहीं, दिल्ली के अंदर डेप्यूटी सीएम तो था ना, मनीष सिसोदिया डेप्यूटी सीएम थे। हाँ, ये ठीक है, शीला दीक्षित की सरकार में नहीं थे। और जिस तरीके से जिस तरीके से संभावना जताई जा रही है, ऐसा भी माना जा रहा है कि शायद हो सकता है भारतीय जनता पार्टी 2 उप मुख्यमंत्री दे दे, एक कहीं को किसी पूर्वांचली को, और एक दूसरा अपना जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला लगा करके किसी दूसरे समुदाय को। तो इस तरीके से संभावना ये भी जताई जा रही है कि एक मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री हो। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया था या चुनाव के दौरान एक वायदा किया था कि दिल्ली को देश की सही राजधानी बनाने के लिए, आप विकास की प्रगति चलाने के लिए आप जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, और उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनकी जो मनोदशा है या उनकी जो इस चीज के अंदर जो उनका विजन है, उसको हम इस चीज से भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से अभी सरकार बनी नहीं, लेकिन एलजी के माध्यम से यमुना की सफाई के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रयास होता हुआ दिख रहा है। जो हम पिछले 10-11 वर्षों से केवल यमुना को चुनावी मुद्दा मानते थे, उसके ऊपर कहीं ना कहीं धरातल पे कुछ उतरता हुआ दिख रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा
शक्तिशाली और ज्यादा से ज्यादा ऊर्जावान टीम बना करके और पूरा कैबिनेट बना करके और तत्काल काम में जुट जाए। लेकिन इसके अंदर एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है और आज की तारीख में जो महासचिव विनोद तावड़े जी, वो भी ये कहते हुए सुनाई दिए हैं कि मुझे भी नहीं पता कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये जो सस्पेंस वाली राजनीति है, इसके देखिए मेरा ये मानना है कि इसके कुछ नुकसान भी हैं और इसके कुछ फायदे भी हैं। इसका राजनीतिक क्षेत्र में नुकसान तो ये होता है कि जिस तरीके से पहले से संभावनाएं चल जाती हैं तो उसके बाद में राजनीतिक रूप से लॉबिंग चलती है और कहीं ना कहीं गुटबाजी बनती है और इसका जो लाभ तो और नुकसान इसका ये रहता है। और लाभ इसका ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री लाएगी और कहीं ना कहीं केंद्र नेतृत्व के फैसलों को सभी लोग स्वीकार करेंगे और निश्चित रूप से उससे गुटबाजी से बचाव होगा। लेकिन इससे नुकसान मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जो अपना यहाँ पे अपना नेतृत्व यानी कि दिल्ली प्रदेश का नेतृत्व चुन करके भेजती है कि भाई हमारा पांच वर्ष हमारी सरकार कौन चलाएगा, हमारे बच्चों के भविष्य का फैसला कौन व्यक्ति करेगा। तो कम से कम जो जनता से वोट मांगते हैं उस जनता को ये नाम पता करने का अधिकार है। चेहरा तो कम से कम साथ लेकर चले। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं आप। लेकिन फिलहाल अभी का जो हम कह रहे हैं निरंजन जी, बीजेपी ये जो चलन लेकर चल रही है, चेहरा नहीं दिखा रही है लेकिन जीत रही है। क्या यही जीत का मूल मंत्र लेकर आगे बढ़ रही है कि मोदी जी का चेहरा है और जीत का मूल मंत्र लेकर यही आगे बढ़कर और फिर उसके बाद एक खास चेहरा जो है पार्टी के मुख्य लोग चुनकर आगे बढ़ रहे हैं? अभी पहले भी बताया, निरंजन जी देखिए समावेशी राजनीति है दिल्ली। हाँ। ये सही बात है, मिनी इंडिया है और सभी लोगों का। ठीक है भारत जी, आपकी बात समझ आ गई है सभी। जी 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 जी, एक राय बहुत जरूरी है लेकिन इसके पीछे कारण निरंजन जी, बीजेपी इस चलन को लेकर जो आगे बढ़ रही है इसके पीछे क्या पॉलिसी है? देखिए ऐसा है, मैं पहली बात तो मैं जो अभी भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि हमारे जो नीति नियंता थे, हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने जो हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया या लोकतांत्रिक पद्धति जो उन्होंने हमें दी उसके अंदर सिलेक्शन की व्यवस्था नहीं है, उसके अंदर इलेक्शन की व्यवस्था है। और इलेक्शन की व्यवस्था जब जहां पे हो वहां पे इस तरीके से कोई गुपचुप निकाल करके आपने मान लीजिए किसी जिसको कहते हैं कि एक ड्रॉ सिस्टम से अगर आप मुख्यमंत्री पद लेके आते हैं तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। क्योंकि जिस जनता से आप वोट मांगने जाते हैं कम से कम उसको इस चीज का अधिकार है कि वो इस चीज को जाने और इस तरीके के मेरे हिसाब से मैं इससे सहमत हूं, पहली बात। और जिस तरीके से अभी आपने जो दूसरा प्रश्न किया कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी या आपका दूसरा प्रश्न क्या था? मूल मंत्र क्या यही है इस चलन को लेकर आगे बढ़ना कि चेहरा मोदी जी का, लेकिन जब जीत जाए तो फिर सीएम कोई और? नहीं, देखिए इसके अंदर ये जो जहां पे प्रेसिडेंशियल रूल है, जहां पे प्रेसिडेंसी इलेक्शन होता है वहां तो ये चीज ठीक होती है। लेकिन हाँ, अब इसके अंदर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कई बार आप अपनी गुणवत्ता से और अपने कार्यों से और अपनी श्रेष्ठता से आप जीतते हैं और कई बार क्या होता है आप जो प्रतिद्वंदी होता है उसकी कमियों से, उसकी बेवकूफियों से या उसकी नालायकी की वजह से आप जीतते हैं। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि भाई अगर और जीत का अगर मान लीजिए जीत को ही अगर हम श्रेष्ठता का पैमाना मानते हैं तो मेरे हिसाब से फिर जिस तरीके से पंजाब के अंदर जो खालिस्तानी मूवमेंट का जो भाई वो सांसद बन करके आए अमृतपाल, तो इसका मतलब तो वो भी सही हो गई। उसके बाद में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियों के अंदर जो बंद है इंजीनियर रशीद, वो भी सांसद सुन करके आए, तो फिर वो भी सही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जीत जाना आपका सही होने का कोई पैमाना नहीं है। अगर इस पैमाने के हिसाब से हम करेंगे तो हम ये देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विवादित और विवादास्पद और जिन दागी लोग रहे और उनका पूरा जीवन आप ये समझ लीजिए। लेकिन जो लोग विवादित नहीं है, बीजेपी तो वहां पर भी अपना ट्रेंड चेंज कर देती है, उसके पीछे क्या वजह है? निरंजन जी आप बताएं जरा। मैं इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूं, आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन था कौन नहीं था, और उसके बाद में जिस तरीके से वहां पे भरी सभा के अंदर राजनाथ सिंह जी ने वसुंधरा राजे जी को पर्ची पकड़ाई और उसके अंदर भजन लाल जी का नाम बांचा गया। यानी कहने का तात्पर्य कौन कह सकता है कि राजस्थान के अंदर जो सारे के सारे विधायक उन्होंने बैठ करके अपना नेता चुना था भजन लाल जी को। अगर कोई व्यक्ति ये बात कहता है तो मैं ये कहता हूं कि वो व्यक्ति या तो स्वयं से झूठ बोल रहा है
दिया हुआ फिर व्यक्ति जनता को भ्रमित कर रहा है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री कहां से तय करती है। चाहे उसके अंदर मध्य प्रदेश की आप बात देख लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर भी जो भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व जीत दर्ज की थी, और वो शिवराज सिंह चौहान जी के शासन काल के अंदर और उनके मुख्यमंत्रित्व काल के अंदर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद में वहां मुख्यमंत्री बदल दिया गया। तो कहने का मतलब आप ये कतई, अगर आप ये कहेंगे तो कोई भी इस चीज को सीरियस से मानने के लिए। निरंजन जी, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। जी। देखिए, अगर आप इसी चीज का अगर पैमाना मान रहे हैं तो मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं अपने उद्बोधन में कहा कि मैं केंद्र में अच्छा कार्य इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास 13 साल का मुख्यमंत्री का अनुभव था, मुख्यमंत्री पद का अनुभव था। और उसके बाद में जब 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए गए थे, उस टाइम प्रधानमंत्री जी का स्वयं का वक्तव्य है कि ये 5 वर्ष मुझे केवल सीखने में लग गए, क्योंकि मेरे पास प्रधानमंत्री पद का अनुभव नहीं था, पहले मैं राज्य चलाता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री जी को तो अनुभव की आवश्यकता हो, लेकिन एक मुख्यमंत्री को किसी प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर काम करने का अनुभव की आवश्यकता ना हो। अब लेकिन निरंजन जी, ये सभी जो क्वालिटीज हैं, मेरा प्रश्न वही है कि एक व्यक्ति विशेष में तो संभव नहीं है, कैसे चयन होगा और क्या वाकई इसी आधार पर ये चयन होगा सीएम का? और साथ ही ये जो डेप्यूटी सीएम वाली पॉलिसी है, क्योंकि मैंने जिक्र किया था शीला दीक्षित के वक्त का, उस वक्त में कोई डेप्यूटी सीएम नहीं था, केवल शीला दीक्षित थी और दिल्ली का विकास था और दिल्ली आगे बढ़ रही थी विकास की ओर, जैसे कांग्रेस आज भी दावा कर रही है। अगर हम बात करें डेप्यूटी सीएम का चयन, क्या बीजेपी इस पॉलिसी को लेकर अगर चले तो कितनी सार्थक ये वाली पॉलिसी डेप्यूटी सीएम की यहाँ पे भी, दिल्ली में भी जो है सार्थक होती, सक्सेस होती नजर आएगी, और इसकी आखिर जरूरत कहां है? देखिए, अगर उप मुख्यमंत्री बनाए जाए और उप मुख्यमंत्री 1 बनाए 2 बनाए, और लेकिन उनको अगर काम करने की स्वतंत्रता दी जाए तो मेरे हिसाब से ये तो निश्चित रूप से प्रभावशाली चीज रहती है। और यहाँ पे जिस तरीके से आपने पूछा कि भाई क्या क्राइटेरिया होना चाहिए मुख्यमंत्री का, तो देखिए निश्चित रूप से अब मैं कुछ बोलूंगा तो फिर बोलेंगे कि बोलता है वो, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ही चीज के 2 मापदंड कैसे हो सकते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी अनुभव की बात करते हैं कि भाई हमारा अनुभव है इसलिए हम अच्छी सरकार चला पा रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी चाहे हम राजस्थान की बात करें, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, अनुभवहीन व्यक्ति को ला करके और जिसको कहते हैं कि फ्लाइट पायलट बना दिया जाता है। तो फिर अगर अनुभव का अगर कोई मूल्य नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री जी स्वयं के लिए क्यों बात करते हैं। दूसरी, इसी के अंदर एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूं, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर हमने देखा, नरेंद्र मोदी जी ने चुनावों के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरी पूरी कैबिनेट तैयार है और जैसे ही परिणाम आएंगे हम अगले ही घंटे से हम काम करना चालू कर देंगे। मेरी सरकार देश के लिए 1-1 घंटा खपा देने के लिए तैयार है, हम 1 घंटा भी देश का खराब नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ प्रदेश के लिए क्या वो 1 घंटा जरूरी नहीं है, प्रदेश के अंदर परिणाम आए हुए आज लगभग समझ लीजिए 12 दिन हो गए, लेकिन यहाँ पे अभी सरकार लगभग पिछले 50-55 दिनों से दिल्ली ऑटो फ्लाइट मोड पे चल रहा है, क्योंकि कार्यकारी सरकार चल रही है। जिस दिन से आचार संहिता लागू, बिल्कुल ये प्रश्न तो जरूर है का तात्पर्य, लेकिन इसके अंदर 10 सेकंड एक चीज कहकर के समाप्त करूंगा जी कि अब मैं फिर बोलूंगा, फिर बोलेंगे कि हम तो जीत रहे हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि जिसके घर में दाने उसके तो कमले भी शान है। अब आज अगर पार्टी चुनाव जीत रही है तो आपकी सारी बातों पे जय जय हो सकती है, लेकिन मेरा तो एक ही मानना है कि एक चीज वो यहाँ पे दिल्ली प्रदेश में आकर के गलत हो जाएगी, लेकिन दिल्ली केंद्र में आकर के वो सही हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें तो एक साथ सही नहीं हो सकती। केवल इतना सही निवेदन था, आधार निश्चित करना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।